हेलो फ्रेंड्स, राज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, तो हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने कैरोलस लिनियस के द्वारा किए गए वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने सबसे पहले उसमें पढ़ा था सब किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत हमने संघ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था, जो एक कोशिकीय जीव होता है अर्थात यूनिसेलुलर। तो देखिए, हम दूसरा संघ मतलब सब किंगडम मेटाजोआ आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने संपूर्ण जीवों को 9 संघों में विभाजित किया है। तो देखिए, इसका पहला संघ है संघ पोरीफेरा। देखिए, जो संघ पोरीफेरा होता है, ये मतलब ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये जलीय मतलब ज्यादातर ये जीव जलीय होते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो संघ पोरीफेरा है अर्थात जो पोरीफेरा शब्द है, पोरीफेरा शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 ईस्वी में दिया था। देखिए, जो पोरीफेरा शब्द होता है, अगर हम इसको मतलब ये जो शब्द होता है ये ग्रीक भाषा से मिलकर बना होता है। पोरीफेरा ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है, देखिए, जो पोरीफेरा वर्ड है, अगर हम इसे दो वर्डों में तोड़े तो पहला होता है पोरस, जिसका अर्थ होता है पोर अर्थात छिद्र, एंड जो दूसरा इसका वर्ड है फेरस, इसका अर्थ होता है टू बियर। अगर हम मतलब पोरीफेरा को दो वर्डों में तोड़कर अगर इसे हिंदी में समझे तो इसका अर्थ होता है छिद्र को धारण करने वाले, छिद्र को धारण करने वाले। देखिए, जो पोरीफेरा है इसके अंतर्गत इन्होंने ऐसे जीव को रखा जिसके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। पोरीफेरा इसी से मिलकर बना है, अर्थात ऐसे जीवों को रखा जिसके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। तो हम संघ पोरीफेरा के जीवों के कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं, इनका जो मेन कैरेक्टर है, कुछ मेन कैरेक्टर। पहला होता है इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर है, ये जो जीव होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये बहुकोशिकीय अर्थात मल्टीसेलुलर। देखिए, जो हमने संघ पहले प्रोटोजोआ पढ़ा था उसके अंतर्गत केवल एक कोशिकीय जीव आते थे, लेकिन जो पोरीफेरा है इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं। इनके शरीर में बहुकोशिका मतलब कोशिका तो बहुत मतलब कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन ये टिश्यू का निर्माण नहीं करती, केवल कोशिकाएं ही होती हैं। तो हम इसके ये जलीय जीव होते हैं। ये जीव ज्यादातर जलीय ही होते हैं, अर्थात ये जल में पाए जाते हैं। इनमें पाचन, परिसंचरण अर्थात सर्कुलेशन तंत्र नहीं पाए जाते। देखिए, इनका एक मेन कैरेक्टर है, इनकी बॉडी में एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखिए, इनके शरीर में एक खोखली संरचना होती है जिसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसी के द्वारा इनके शरीर में जल तथा भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके हम कुछ मुख्य उदाहरण देख लेते हैं। साइकान, यूप्लेक्टेला आदि।
देखिए जो यूप्लेक्टेला होता है इसे बीनस फूलों की डलिया कहते हैं, बीनस फ्लावर बास्केट। देखिए ये जो यूप्लेक्टेला होता है इसको बहुत अत्यधिक क्वेश्चनों में पूछा जाता है पेपरों में कि किस ऐसा कौन सा जीव है जिसे बीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है, वो होता है यूप्लेक्टेला, जिसे जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा फाइल संघ पोरीफेरा, जिसके अंतर्गत देखिए पोरीफेरा की जो शब्द है इसकी सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 ईस्वी में दिया था, और जो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है जो पोरस एंड दूसरा फेरस, अर्थात ये छिद्र को धारण करने वाले जीव होते हैं। हमने इसके मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पेपरों में पूछ सकता है कि ऐसे कौन से जीव होते हैं, मतलब किस संघ के जीव होते हैं जिनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, वो होते हैं संघ पोरीफेरा के जीव। तो हमने अभी पढ़ा, इसके उदाहरण है साइकान एंड यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को बीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं के नाम से जाना जाता है, जिसे जापान में उपहार के रूप में दिया जाता है। तो अब हम इसके दूसरे संघ के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा। देखिए जो सिलेंट्रेटा शब्द है इसको सर्वप्रथम ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। जो सिलेंट्रेटा है इस शब्द को सर्वप्रथम ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1847 ईस्वी में दिया था। देखिए जो सिलेंट्रेटा है ये भी दो शब्दों ग्रीक ही वर्ड से मिलकर बना है, संघ सिलेंट्रेटा ग्रीक वर्ड से बना है। देखिए अब इसके हम कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। फाइलम जो सिलेंट्रेटा है इसके जीव के कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। ये जीव होते हैं ये भी ज्यादातर ही जलीय होते हैं, ये मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। जलीय होते हैं, ये भी जो जीव होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, और इनके बॉडी में कुछ मतलब छोटे टिश्यू का निर्माण हो जाता है, ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए इन जीवों में सिर नहीं पाए जाते, मतलब पूरा सिर नहीं पाया जाता, लेकिन मुख पाया जाता है इनमें, सिर जिसे हेड कहते हैं नहीं पाया जाता। देखिए ये ऐसे जो संघ सिलेंट्रेटा के जीव होते हैं ये ऐसे प्रथम जीव होते हैं जिससे नर्वस सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन वो अल्प विकसित होती हैं और आगे चल के केवल एक नर्व जाल का निर्माण करती हैं। तो हम इसे अच्छे से लर्न कर लेते हैं क्योंकि ये पेपरों में पूछा जाता है। इन जीवों में नर्व सेल्स पाई जाती हैं तथा आगे चल के वो एक नर्व जाल का निर्माण करती हैं। वे नर्व का निर्माण करते हैं। देखिए इन जीवों में इसका अगला कैरेक्टर है, इनमें पोषण परिसंचरण नहीं पाया जाता। देखिए हम इसके अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। इसमें जो होता है जनन, इनमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है।
लैंगिक व अलैंगिक पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा तथा लैंगिक जनन जनन कोशिकाओं के संयुग्मन के द्वारा होता है। देखिए इस इन मतलब संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का एक मेन कैरेक्टर है, इसमें जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है जिसे रीजनरेशन पावर कहते हैं, ये अत्यधिक विकसित मात्रा में पाई जाती है इनमें। पुनरुद्ध भवन अर्थात रीजनरेशन की शक्ति पाई जाती है। देखिए हम जान लेते हैं कि रीजनरेशन पावर किसे कहते हैं। देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है उसका अगर कोई भी बॉडी पार्ट अगर उसका कट जाता है तो वो विकसित करके पुनः मतलब उसको रिकवर कर लेती है, इस क्रिया को रीजनरेशन पावर कहते हैं। जो मतलब संघ सिलेंट्रेटा के जीव होते हैं इसमें ये क्षमता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मतलब इन जीवों के मतलब अमृत्यु के रूप में जाना जाता है। इसका जो एक मेन उदाहरण है वो हाइड्रा है, जो एक जलीय जीव है। देखिए हमने अभी पढ़ा संघ सिलेंट्रेटा के बारे में। संघ सिलेंट्रेटा जो वर्ड सिलेंट्रेटा है इसके सर्वप्रथम ल्यूकर्ट नामक वैज्ञानिक ने 1847 ईस्वी में दिया। ये एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। इसके अगर हम कुछ मतलब मेन कैरेक्टर के बारे में देखें, ये जो जीव होते हैं ये जलीय होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें सिर नहीं पाया जाता। इन जीवों में जो नर्व सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, आगे चल के केवल एक नर्व तंत्र मतलब नर्व जाल का निर्माण करती हैं। इनमें पोषण एवं परिसंचरण अर्थात डाइजेशन एंड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं पाया जाता। इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो वो बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, तथा लैंगिक जनन जीवो मतलब युग्मक के मिलने से बनता है। तथा जो इसका मेन कैरेक्टर है, इन जीवों में रीजनरेशन की पावर रीजनरेशन की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका जो उदाहरण है वो होता है हाइड्रा। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे संघ सिलेंट्रेटा के बारे में। वही रूप है। तो देखिए फिर हम अगला संघ पढ़ते हैं, संघ प्लेटीहेल्मिंथीज। जो देखिए जो संघ प्लेटीहेल्मिंथीज है, जो प्लेटीहेल्मिंथीज शब्द है इसको सर्वप्रथम गीगेन बार ने 1899 ईस्वी में दिया था। देखिए जो वर्ड प्लेटीहेल्मिंथीज है इसका प्रयोग सर्वप्रथम गीगेन बार ने 1899 ईस्वी में दिया था। ये भी जो प्लेटीहेल्मिंथीज शब्द है ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। तो देखिए अगर हम इसके सब प्लेटी और हेल्मिंथीज शब्द को तोड़े तो पहला होता है प्लेटी, जिसका अर्थ होता है फ्लैट, एंड हेल्मिंथीज वार्म। देखिए अगर हम इसे समझें, अर्थ होता है फ्लैट वर्म। चिपटे क्रीम। देखिए जो प्लेटीहेल्मिंथीज के जो जीव होते हैं वो ज्यादातर चिपटे होते हैं अर्थात डार्सोवेंट्री वो फ्लैटेड होते हैं। जो जीव होते हैं ये ज्यादातर मुख्यतः परजीवी होते हैं, अर्थात ये किसी जीव के अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं और इसमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। मेन कैरेक्टर, ये जीव ज्यादातर परजीवी अर्थात पैरासाइट होते हैं। देखिए जो परजीवी होता है इसका अर्थ होता है ये जीव जो होते हैं किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं और उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी जो शरीर की संरचना होती है
ये पतले धागे रुमा संरचना होती है। देखिए ये धागे नुमा मतलब संरचना होती है, लेकिन ये चिपटे होते हैं, अर्थात ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होते हैं। इनमें पोषण मतलब जो पाचन तंत्र होता है वो अविकसित होती है। देखिए इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो अविकसित होता है, क्योंकि ये देखिए दूसरे जीव के शरीर में पाए जाते हैं। जो जीव होते हैं उनके द्वारा ये मतलब उनके द्वारा पचे हुए भोज्य पदार्थों की ये डायरेक्ट अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो अल्प विकसित पाया जाता है या नहीं ही पाया जाता है। देखिए इसके हम अगले कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। ये जीव बाइसेक्सुअल होते हैं। देखिए ये जो जीव होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही मतलब जीव के शरीर में पाए जाते हैं। इसके हम अगले कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो जीव होते हैं, इन जीवों का मतलब शरीर देखने में तो खंड युक्त लगता है, लेकिन इसमें कोई खंड नहीं पाई जाती। इन जीवों का शरीर इन जीवों के शरीर में खंड नहीं पाए जाते। अगर हम इसके कुछ उदाहरण के बारे में देखते हैं तो होता है फैसियोला हिपैटिका। ये होता है फैसियोला हिपैटिका। देखिए जो फैसियोला हिपैटिका होता है ये ज्यादातर जीवों के आंत में पाया जाता है, जैसे मनुष्य या अन्य जानवर जैसे सुअर या अन्य जंगली जानवरों के जीवों के आंत में पाए जाते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। फैसियोला हिपैटिका ये जीवों के आंत में पाए जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीन, तो इसे एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। जो वर्ड होता है प्लेटीहेल्मिन्थीन, इसे सर्वप्रथम गिगेन बार ने 1899 ईस्वी में दिया था। जो प्लेटीहेल्मिन्थीन वर्ड है वो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। इसका पहला होता है प्लेटी, जिसका अर्थ होता है फ्लैट, एंड दूसरा हेल्मिन्थीन जिससे वार्म होता है। अगर हम इसे एक साथ समझे तो फ्लैट वर्म अर्थात चिपटे क्रीम। देखिए क्रीम ऐसे जीवों को कहा जाता है जो किसी मतलब जीव के अंदर पाए जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, पैरासाइट को। तो इसके अगर हम कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में देखें तो ये जीव परजीवी होते हैं। इनका शरीर संरचना मतलब पतले धागे नुमा होती है और डार्सोवेंट्रली अर्थात ये चिपटे हुए होते हैं। इनमें पाचन तंत्र तथा परिसंचरण जो होता है वो अविकसित होता है। ये जीव जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव में पाया जाता है। इन जीवों का शरीर खंडयुक्त नहीं होता। देखिए देखने में तो ये लगते हैं खंडयुक्त है, पर ये खंडयुक्त वास्तव में नहीं होते। इसका उदाहरण जो मेन है ये होता है फैसियोला हिपैटिका। जो फैसियोला हिपैटिका होता है ये ज्यादातर जीवों के आंत में पाया जाता है और रोग उत्पन्न करता है। चलिए तो हम जंतु जगत का जो वर्गीकरण है उसे हम आगे कल करेंगे। इससे पहले हमने अब तक जो पढ़ा उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस को मतलब पढ़ लेते हैं ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है वो होती है हमारी कोशिका।
हमने जब कोशिका चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था सेल जो कोशिका होती है ये किसी भी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो देखिए ऐसी कौन सी कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है एवं जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो हमने जब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बताया था पढ़ाया था तो हमने बताया था वो होता है क्लोरोप्लास्ट या लवक जिसे कहते हैं। जो लवक होता है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जो लवक होता है ये कोशिकाओं में भोजन मतलब प्लांट सेल में भोजन का निर्माण का कार्य करता है, अन्य भी कार्य करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किससे बना होता है, जिसे कोशिका का जीवित द्रव्य कहते हैं। तो देखिए जब हमने इसमें पढ़ा था तो हमने आपको बताया था जो कोशिका द्रव्य होता है यह हमारे दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एंड कोसा द्रव्य। कोसा द्रव्य से मिलकर बना होता है। तो हम फिर अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो 80% से अधिक पाया जाता है। हम एग्जांपल देते हैं प्रोटीन, चर्बी, खनिज तथा जल। तो देखिए इसका हमारा आंसर है जल। जो जल होता है यह कोशिका में 80% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो देखिए जब हमने आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था तो हमने इसको बताया था ऐसी कौन सी कोशिकांग है जिसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। हम ऑप्शन देते हैं लाइसोसोम्स, डिप्लोसोम्स, राइबोसोम्स एंड फैगोसोम्स। तो देखिए जो इसका जो मतलब आंसर हुआ वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम। देखिए जो लाइसोसोम होता है इसमें कुछ जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर वो एंजाइम हमारे सेल में रिलीज हो जाते हैं तो वो हमारे मतलब सेल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। सुसाइड बैग। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का जो पावर प्लांट होता है वो होता है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया के कोशिका का पावर प्लांट क्यों कहते हैं हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जो माइक्रोकांडिया होती है इसमें किसी भी मतलब कार्बनिक पदार्थों का मतलब पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है और इससे ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका मतलब माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। देखिए ऐसा कौन सा मतलब केंद्र हो कोशिका का पार्ट होता है जो कोशिका को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, वो होता है हमारा न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो देखिए हमने जो आपको बताया था कोशिका के बारे में तो हमने बताया था जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का संबंध जिन अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो डीएनए होता है वो मुख्यतः हमारे हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे मूलभूत डीएनए की इकाई माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जो जीन होते हैं वो हमारे मतलब कौन सी कोशिकांग होते हैं उन पर पाया जाता है। तो इसका उदाहरण है हमारा मतलब इसका एक उत्तर है गुणसूत्रों पर। जो जीन होते हैं वो हमारे गुणसूत्रों पर लगे हुए पाए जाते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था।